हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर, फिजिक्स के ऐसे टॉपिक पर जो कई बार बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। और वो टॉपिक है कॉरियोलिस बल, जो कि मैकेनिक्स पेपर फर्स्ट जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में जो सेमेस्टर फर्स्ट में जो पेपर फर्स्ट है मैकेनिक्स, उसका एक उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉरियोलिस बल, जिस पर अगर हम बात करने वाले हैं। तो कॉरियोलिस बल ये ऐसा टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता रहा है अब तक। ठीक है, तो इस बार भी एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना है हमें। तो इस टॉपिक को हम बहुत आसान तरीके से आज इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना और लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में हम ऐसी चीज बताने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो कॉरियोलिस बल की बात करें तो सबसे पहले कॉरियोलिस बल होता क्या है। देखिए, कॉरियोलिस बल, इससे पहले अगर हम बात करें कि जैसे इससे पहले टॉपिक आता है छद्म बल, आभासी बल, स्यूडो फोर्स बोलते हैं जिसे, जो रेखिक गति में फ्रेम की त्वरित गति यानी फ्रेम की त्वरित गति के कारण किसी भी कर्ण पर लगता है तो उसे बोलते हैं छद्म बल। लेकिन वो गति कैसी होनी चाहिए, रेखिक यानी लीनियर मोशन होना चाहिए, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे फ्रेम की गति, जैसे लिफ्ट की बात करते हैं कि जैसे हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं और लिफ्ट में नीचे आते हैं तो हमें अपने भार में, अपने वेट में कमी या वृद्धि महसूस होती है। ठीक है, ऐसे ही लेकिन अब फ्रेम जो है, अगर फ्रेम क्या करे, घूर्णन गति करे, उसमें फ्रेम क्या करता था, या तो लीनियर मोशन यानी ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ये दो ही, मतलब ऊपर जा सकता था या फिर नीचे, यानी लीनियर मोशन हो सकता था, वन डायमेंशनल। अब अगर रोटेशन करे यानी फ्रेम रोटेट करे यानी घूर्णन करे, और घूर्णन उस फ्रेम में यानी घूर्णन फ्रेम में कोई कण गतिशील हो तो उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, कॉरियोलिस बल कहलाता है। तो इस कॉरियोलिस बल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉरियोलिस बल का डेरिवेशन यानी कॉरियोलिस बल का फॉर्मूला निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास दो फ्रेम है, क्योंकि एक फ्रेम स्थिर रहेगा और दूसरा फ्रेम क्या करेगा, घूर्णन करेगा। तो एक फ्रेम एस जो होगा वो तो स्थिर रहेगा, जो दूसरा एस फ्रेम होगा वो ओमेगा कोणीय वेग से क्या करेगा, घूर्णन करेगा। यानी हम बात करें कि हमारे पास तो ये एक्स वाई जेड, ठीक है, दूसरा फ्रेम ले लें, लेकिन दोनों के मूल बिंदु हम यही रख लेते हैं और दोनों की अक्षय जेड वाली संपाति कर रही है, जेड डैश। अब ये ओमेगा यानी ओमेगा वेक्टर से ऐसे कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, तो इसकी जो अक्ष एक्स डैश वो तो इधर आ गई और वाई डैश इधर आ गया। अब हम ये माने कि कोई बिंदु P है, कोई पार्टिकल P है जिसके एस फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे अपन, एक्स वाई जेड, और एस डैश में एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश लिख देते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर हम स्थिति सदिश की बात करें तो इसमें होगा आर वेक्टर, कौन से फ्रेम में, एस फ्रेम में, और अगर एस डैश फ्रेम की बात करें तो उसे लिख देंगे आर डैश। लेकिन हम देखें कि दोनों के मूल बिंदु यही है, इसका मतलब दोनों फ्रेमों के जो स्थिति सदिश है वो क्या होंगे, बराबर रहेंगे, यानी आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर क्या है, बराबर है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, फ्रेम जो है वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्रेम कंटिन्यू घूर्णन कर रहा है। देखो, अगर मैं बात करूं एस फ्रेम में, एस फ्रेम में तो मैं लिखूंगा आर वेक्टर, तो आर वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। अगर मैं एस डैश फ्रेम में लिखूं तो एस डैश फ्रेम में आर डैश, लेकिन इसको मैं आर वेक्टर भी लिख सकता हूं, आर वेक्टर लिख सकता हूं, आर डैश आर के बराबर है लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर है, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड में बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड में बराबर है ये, तो इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स डैश वाई डैश जे केप डैश
जेड डैश और के केप डैश। ध्यान रखना यहां आई केप, जे केप, के केप के ऊपर भी डैश आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि घूर्णन गति कंटिन्यू हो रही है, जिसकी वजह से इनकी दिशाएं लगातार बदल रही हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि आई केप डैश, जे केप डैश, के केप डैश एकांक सदिश हैं, एकांक सदिश हैं जिनकी दिशाएं लगातार बदल रही हैं। इसलिए दोनों फ्रेमों में कण के वेग अलग अलग होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलिए भाई, अलग अलग होंगे। क्यों होंगे अलग अलग? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चलो सेम है, लेकिन क्या होता है वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, जिसकी वजह से इन दोनों फ्रेमों में कण के वेग क्या होंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी। जैसे मैं बात करूं एस फ्रेम में वेग v वेक्टर बराबर dr बाई dt। कौन से फ्रेम में? एस फ्रेम में। फिर अगर मैं एस फ्रेम की बात करता, एस फ्रेम में, तो इसे मैं v वेक्टर यानी v डैश लिखूंगा, तो इसे मैं dr बाई dt लिख सकता हूं। लिखने को तो dr बाई dt लिख सकता हूं क्योंकि r और r डैश बराबर हैं, लेकिन मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा? एस डैश लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि मुझे ये बताना पड़ेगा क्योंकि ये वेग किसका है? एस डैश फ्रेम का, और ये एस फ्रेम का। तो मुझे v लिखना है, तो यहां पर v लिखना है, तो dr बाई dt करूंगा dr बाई dt, लेकिन एस फ्रेम का। अगर v डैश लिखना है तो तब भी dr बाई dt लिख सकता हूं, लेकिन लिखूंगा किसमें? एस डैश फ्रेम में लिखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलिए कि इसमें कण के वेग क्या होंगे, दोनों फ्रेमों में अलग अलग होंगे। देखिए इसके साथ साथ आप नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, चाहे वीडियो को आप बार बार बैक करके देख लेना, लेकिन नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना लेना। अब चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें हम बात करते हैं कि अब हमारे पास दो फ्रेम आ गए, ठीक है, एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम में वेग आ गए। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो फ्रेम है वो घूर्णन कर रहा है ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब हमें पता है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है, आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर होता है, आपको पता होना चाहिए भाई। जनरल फॉर्मूला है ये रेखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध का, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इसको मैं v, क्योंकि मैंने v पहले लिख रखा है, तो मैं इसको v नॉट कर देता हूं। v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ये मैंने कहां से लिखा है? ये है रेखिक वेग और कोणीय वेग में रिलेशन, जो कि 11th क्लास में पढ़ा जाता है। रेखिक वेग यानी v नॉट, क्योंकि v लिखना था मुझे, लेकिन v पहले मैं लिख चुका हूं, तो v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर लिख दिया। यानी मैं v नॉट की जगह में ओमेगा क्रॉस आर लिख सकता हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हमारे पास दो फ्रेम है, तो दो फ्रेम, एक तो एस है और एक एस डैश है। तो हमें पता है कि एस और एस डैश में संबंध बताने वाला रिलेशन क्या कहलाता है? गैलीलियन रूपांतरण। तो गैलीलियन रूपांतरण में अपन पता है क्या लिखते हैं? याद आया कुछ? जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, u डैश बराबर u माइनस वी, u डैश बराबर u माइनस वी। तो u बराबर क्या आएगा? u डैश प्लस v, u डैश प्लस v। तो हमारे पास क्या आ गया भाई? हमारे पास बताओ क्या आएगा? v। u की जगह क्या लिख दूं मैं? v वेक्टर, ठीक है। v वेक्टर बराबर क्या आएगा? v डैश प्लस v नॉट। v वेक्टर बराबर क्या आ गया? v डैश प्लस v नॉट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये दो फॉर्मूले काम आए हैं। देख लो, ये लिखा है रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध, ये लिखा है गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से। बहुत वेगों की गैलीलियन रूपांतरण समीकरण u डैश बराबर u माइनस v, फॉर्मूले याद होने चाहिए फिजिक्स में, ठीक है। हाँ भाई, अब इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं v को डी आर बाई डी टी। कौन से फ्रेम का? एस फ्रेम का। कौन से फ्रेम का? क्योंकि v लिखा है, फिर लिखा आ रहा है v डैश, और v डैश को मैं क्या लिख सकता हूं? डी आर बाई डी टी। कौन से फ्रेम का? एस डैश फ्रेम का। प्लस 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 वी नॉट, और वी नॉट की वैल्यू क्या है? ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर।
ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ध्यान से देखना, देखो v को क्या लिखा है, dr बाई डी टी। v है कौन से फ्रेम का वेग, एस फ्रेम में कण का वेग, तो dr बाई डी टी एस इज इक्वल टू v डैश यानी dr बाई डी टी एस डैश, क्योंकि एस डैश लिखा हुआ है, v नॉट यानी ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। यहां तक बात समझ में आएगी, या बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, इसलिए बहुत ध्यान से करना। देखो अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस फॉर्मूले को, क्योंकि हमें जाना है कहां तक, बल तक। देखो समझो बात को। अब देखो क्या करते हैं अपन, जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का यानी विस्थापन, विस्थापन का अवकलन करते हैं तो आता है वेग, वेग का अवकलन करते हैं तो आता है त्वरण, और त्वरण का गुणा अगर m से कर दे, मास से कर दे, तो बन जाता है बल। तो हमें, हमारे टॉपिक का नाम ये क्या है, कोरियोलिस बल। यानी हम क्या करें, त्वरण निकालें, और त्वरण का यानी हम निकालेंगे कोरियोलिस त्वरण, और कोरियोलिस त्वरण निकालेंगे तो उसका गुणा किससे कर देंगे, लास्ट में कण के द्रव्यमान से कर देंगे, मास से कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोरियोलिस बल का फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन मेरे पास तो अभी क्या है, मेरे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है dr बाई dt में, dr बाई dt में लिखा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, देखो इस समीकरण से, देखो इस समीकरण से मैं क्या करूंगा, अगर इस समीकरण में देखो यहां भी आर आ रहा है, यहां भी आर आ रहा है, यहां भी आर आ रहा है, बाकी देखो, बाकी यानी फिजिकल क्वांटिटी, देखो फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पर आर, इसलिए सदिश यानी पोजीशन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। यहां फिजिकल क्वांटिटी, यहां फिजिकल क्वांटिटी, और यहां फिजिकल क्वांटिटी, सब जगह से अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी हटा दूं तो क्या बनता है, डी बाई डी टी, कौन सा फ्रेम, एस फ्रेम, डी बाई डी टी कौन सा फ्रेम, एस डैश फ्रेम, प्लस ओमेगा क्रॉस, यहां तक छोड़ दो। यानी ये इस इक्वेशन में से अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी हटा दूं तो ये क्या बनता है, ऑपरेटर बन जाता है, संकारक बन जाता है, जिसमें हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रखकर सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहलाता है, ये एक संकारक कहलाता है, एक ऑपरेटर कहलाता है, ध्यान रखना। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मुझे जाना है बल तक, बल से पहले लाना है त्वरण, तो त्वरण लाने के लिए मुझे पता है डी बाई डी टी लिखा हुआ है, यानी यहां क्या लिख दूंगा, वेग लिख दूंगा, तो वेग लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। देखो सब जगह लिखना पड़ेगा सेम, लेकिन क्योंकि यहाँ आर था, यहाँ आर था, तो यहाँ था, इसलिए मैंने किया है, फिजिकल क्वांटिटी हटाई, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ला रहा हूं, कौन सी लाऊंगा, क्योंकि लाना त्वरण है, त्वरण लाने के लिए मुझे वेग लिखना पड़ेगा, यानी v वेक्टर, यहां भी v वेक्टर, तो यहां भी v वेक्टर। ठीक है, इस लाइन को मैं अब हटा रहा हूं, पहले लिख दिया था संकारक। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो क्या लेगा आ रहा है, dv बाई dt, dv बाई dt क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा, त्वरण मतलब a वेक्टर, एक्सीलरेशन कहलाएगा, कौन से फ्रेम का कहलाएगा, s फ्रेम का, इसलिए मैं a वेक्टर लिख रहा हूं। dy dt यानी कौन से फ्रेम का, a, लेकिन लेकिन यहां दिक्कत आ गई, ये एस डैश फ्रेम है और यहां v लिखा हुआ है, भैया v लिखा है, अगर यहां v डैश लिखा होता, यहां v डैश लिखा होता तो मैं डायरेक्ट a डैश लिख देता, लेकिन मुझे इसको पहले v डैश में चेंज करना पड़ेगा, तभी मैं a डैश लिख सकता हूं। इसको तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि यहाँ v, यहां पर डैश नहीं था, यहां नॉर्मल था तो ये भी नॉर्मल था, यहां डैश लिखा है लेकिन यहां पर डैश नहीं है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे करूंगा, डी बाई डी टी, और वी वेक्टर, वी वेक्टर की वैल्यू कहां है, वी वेक्टर की वैल्यू है, कहां है, वी डैश प्लस वी नॉट, वी डैश प्लस वी नॉट, कौन सा फ्रेम, एस डैश फ्रेम, प्लस ओमेगा क्रॉस, फिर वी वेक्टर, तो वी वेक्टर का मतलब वी डैश प्लस वी नॉट। ठीक है, हाँ भाई, अब ध्यान से देखना, इसको तो मैंने ए वेक्टर लिख दिया, अब ध्यान से देखना, अब इसको लिखूंगा मैं डी वी डैश अपॉन डी टी, कौन सा फ्रेम, एस डैश, वाह जो चाह रहे थे हो गया, देखो भाई ये वाला एस डैश वी डैश डैश आ गया, प्लस प्लस फिर डी बाई डी टी, अब कौन सा फ्रेम लिखूंगा मैं, वी नॉट, लेकिन मेरे पास वी नॉट की वैल्यू पता है क्या है, वी नॉट की वैल्यू है ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ध्यान रखना, कौन सा फ्रेम है, एस डैश फ्रेम है, प्लस ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस और
वी नॉट की जगह ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ध्यान से लिखना। यानी मैंने वी नॉट की जगह ओमेगा क्रॉस आर कर दिया, ध्यान रखना। ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, अब इसको मैं ए डैश लिख सकता हूं क्योंकि ये भी डैश है और ये भी एज फ्रेम है, प्लस अब ये क्या होगा देखो, पहले इसको लिख देता हूं मैं डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर, प्लस एक बार ओमेगा को कांस्टेंट और क्या आएगा क्रॉस डी आर बाई डी टी, ठीक है। और कौन सा फ्रेम, एस डैश फ्रेम, प्लस ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ध्यान से देखना, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डैश प्लस, ध्यान से देखना, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी कॉन्स्टेंट, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, यानी ये हो गया 0 क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस, अब ध्यान देखना डीआर बाई डी टी, डीआर बाई डी टी, डीआर बाई डी टी लिखा है तो मैं क्या वेग लिख दो, वी लिखूंगा कि वी डैश लिखूंगा, अरे भाई एस डैश लिखा आ रहा है तो एस डैश का मतलब क्या हुआ, डीआर बाई डी टी होगा तो वेग, लेकिन कौन से फ्रेम का, एस डैश फ्रेम का, तो मैं क्या लिखूंगा वी डैश लिखूंगा। ध्यान देना, आप ये डीआर बाई डी टी के वी मत लिख देना, ये एस डैश है इसलिए वी डैश लिखूंगा, तो ये ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो ए वेक्टर बराबर ए डैश प्लस, अब ये देखो जीरो, ये तो जीरो बन गया, ओमेगा क्रॉस वी डैश दो बार आ रहा है, यानी प्लस टू ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस का ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो इसको मैं ए डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, यानी ए डैश इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म को इधर लिया तो माइनस क्यों जाएगी, क्या ए वेक्टर माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस का ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो ये इक्वेशन किसकी कहलाती है, इस इक्वेशन में देखो ये क्या है, एस डैश फ्रेम का में कण का त्वरण, ये है एस फ्रेम में कण का त्वरण, तो ये क्या है। अब एक चीज बताओ, हम नॉर्मल की बात करते हैं कि हमें पता है एक रूल कि समान समान में जुड़ सकता है और समान समान में से घट सकता है, अरे भाई ये त्वरण है तो पूरी क्वांटिटी त्वरण, यदि ये त्वरण है तो ये भी क्या होगा बच्चा, ये भी त्वरण कहलाएगा। तो इस इक्वेशन में जो ये राशि है, ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ओमेगा क्रॉस आर, ये कहलाती है अपकेंद्रीय त्वरण। कौन सी कहलाती है, अपकेंद्रीय त्वरण कहलाती है। और जो इसमें जो मेन राशि है, जो हमारा नाम है टॉपिक का, वो जो इसमें मेन राशि है 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश, ये इसके जो खोजकर्ता थे, जो डिस्कवर थे, उनके नाम पे रखा गया है, जिसका नाम कॉरियोलिस है। तो कॉरियोलिस नाम साइंटिस्ट ने इस पे डिस्कवर किया था। तो इस वाले एक्सेलरेशन को हम कॉरियोलिस एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कॉरियोलिस त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉरियोलिस त्वरण कहते हैं। जो कब लगता है, जो उस गतिशील कण पर लगता है जो घूर्णी फ्रेम में गतिशील रहता है। यानी कोई फ्रेम घूर्णन कर रहा है, उसमें कोई पार्टिकल क्या हो, गतिशील हो, तब उस फ्रेम पे लगने वाला बल क्या कहलाता है, कॉरियोलिस बल कहलाता है। अभी हमने त्वरण निकाला है, अब इस इक्वेशन का गुणा मैं किससे करने वाला हूं, मैंने पहले ही कहा था कि हम कॉरियोलिस त्वरण निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉरियोलिस मतलब बल बनाने के लिए एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इधर क्या आ जाएगा, देखो एम ए डैश बराबर एम ए माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस 2m, सॉरी माइनस का m ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। यानी इसको हम लिखते हैं एफ डैश इज इक्वल टू एफ प्लस एफ नॉट, जहां एफ नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस का m
ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, यानी ये तो है एस डैश फ्रेम में कण पर लगने वाला बल, ये है एस फ्रेम में कण पर लगने वाला बल, और ये है घूर्णन फ्रेम की घूर्णन गति के कारण लगने वाला आभासी बल, क्योंकि कॉरियोलिस बल कैसा है, आभासी बल है। ठीक है, ध्यान रखना, एक आभासी बल है, मतलब ये एक्चुअल में नहीं लगता। ठीक है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आभासी बल बोलते हैं, शैडो फोर्स ही एक तरह का। ठीक है, तो ये होता है, तो इसमें ये फिजिकल क्वांटिटी यानी ये जो क्वांटिटी है, ये जो राशि है, वही क्या कहलाती है, याद रखना एफ सी लिखते हैं इसे ज्यादातर, एफ सी यानी कॉरियोलिस फोर्स। तो एफ सी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, एफ सी इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, क्या हो गया -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। तो ये कहलाता है कॉरियोलिस बल, जो कि किन कणों पर लगता है, जो लगता है घूर्णन फ्रेम में गतिशील कण पर लगता है। उस फोर्स को, उस बल को हम बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स या कॉरियोलिस बल कहते हैं। ये टॉपिक था हमारा आज का, जिसकी डेफिनेशन और डेरिवेशन यानी बड़ा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसको अच्छे से कर लेना, वीडियो बहुत अच्छे से देख लेना, शुरू से लेके एंड तक देखना, आपको चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी, बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, अब आती है बात कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले कि किसी भी टॉपिक को हम पढ़ना है तो एक बार आप मेरी वीडियो बहुत अच्छे से देखें, उसके बाद आप एनालिसिस करें कि इस डेरिवेशन में हमें करना क्या क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं इस डेरिवेशन की, देखो तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कैसे माइंड में सेट करें, इसकी इमेजिनेशन कैसे लेके आए। देखो, बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूं मैं। क्या है इसमें कि जब भी, जैसे मैंने बात की कॉरियोलिस बल, तो कॉरियोलिस बल है तो आपके माइंड में ये सेट आ जाना चाहिए, कॉरियोलिस बल का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पहले से याद होना चाहिए एग्जाम में काम करने के लिए। यानी आपको लेके आना है एफ सी इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, ये आपको याद होना चाहिए। एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब लगता है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जब फ्रेम घूर्णन गति करता है और उसमें कण गतिशील हो, तब उस पर लगता है कॉरियोलिस फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन, डेरिवेशन कैसे याद करें, आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या लिखना होता है। इसमें हमें लिखना होता है, इसमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, स्थिति सदिश आर वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के फिर आर डैश। आपको ये पता होना चाहिए कि आई कैप और जे कैप के कैप के ऊपर हम क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दिशाएं कंटिन्यू बदलती हैं। जब दिशाएं बदलती है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें वेग अलग अलग होंगे दोनों। यहां से इंपॉर्टेंट बात आती है कि दोनों फ्रेमों में वेग अलग अलग होंगे। फिर आपको पता होता है कि हम यहाँ पर v और ओमेगा में रिलेशन लिखते हैं और एक गैलिलियन रूपांतरण समीकरण काम में लेते हैं। फिर यहाँ पर एक संकारक निकाल के आते हैं जहां से फिजिकल क्वांटिटी आर को हटा देते हैं। फिर उसको जगह, क्योंकि कॉरियोलिस बल निकालना है तो बल से पहले त्वरण निकालते हैं। त्वरण निकालने के लिए हम उसको उस संकारक में वेग को रखते हैं ताकि हमें त्वरण आ जाए। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कॉरियोलिस त्वरण लेके आते हैं, उसका मल्टीप्लाई m से कर देते हैं। इतनी इमेजिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इतना इमेज आपके माइंडसेट में यानी माइंड में बन जानी चाहिए। किसी भी डेरिवेशन को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसको एक बार अच्छे से पढ़ें, उसका माइंड से अपने माइंड में उसकी इमेजिनेशन बनाना स्टार्ट कर दें, आपकी फिजिक्स में डेरिवेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, और आगे अगली वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि वो भी एग्जाम में आने लायक होगा। तो इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आती आपको पता चल जाए। थैंक यू।